आज मैं आपको एल्बुगो के लैंगिक जनन के बारे में बताने जा रही हूँ। एल्बुगो में लैंगिक जनन परपोषी पादप की वृद्धि काल के अंतिम अवस्था में संपन्न होता है। अब परपोषी काल की जो वृद्धि काल की अंतिम अवस्था हम किसको कहते हैं कि जब परपोषी का जीवन वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी उसमें सीड बन गए हैं और उसके बाद वो वहाँ वहाँ से उसको हटाना है हमको, या वो उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय तक ये वहाँ पर अपने लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो एल्बुगो में जो लैंगिक जनन होता है वो निषिक्ता अंड का निर्माण होता है प्रजनन के दौरान इसमें, और जीवन चक्र की ये इसकी विश्राम अवस्था कहलाती है। मतलब निषिक्ता अंड बनने के बाद ये निषिक्ता अंड कुछ समय तक विश्राम अवस्था में रहता है, उसके बाद फिर ये अंकुर अनुकूल परिस्थितियों में ही अंकुरित होगा। अब ये लैंगिक जनन किस तरह से होता है, तो लैंगिक जनन इसमें ऊगेमस प्रकार का होता है। ऊगेमस यानी कि नर लैंगिक संरचनाएं, और यानी नर लैंगिक संरचना यानी एंथीरिडियम, और मादा लैंगिक संरचना यानी कि ऊगोनियम। तो ये दोनों जो लैंगिक संरचनाएं हैं ये आपस में मिलकर निषिक्ता अंड का निर्माण करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन। अब ये जो एंथीरिडिया और ऊगोनिया जो बनती है ये परपोषी ऊतक के अंदर गहराइयों में, मतलब एंडोजिनस रूप में बनती है, और एंडोजिनस रूप में जो इनके अंदर जो माइसीलियम है वो उसका विकास जो परपोषी पादप की कोशिकाओं के इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब अंतर कोशिकी जो स्थान है वहाँ पर माइसीलियम फैला हुआ होता है, और इन माइसीलियम पर ही इन कोशिकाओं का, इन युग्मकों का विकास होता है। तब ये जो युग्मक धानियाँ जो बनती हैं ये इनके बनने के कारण परपोषी पादप में अतिवृद्धि हो जाती है और डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है, जिसके जैसे जैसे इनका विकास होता जाएगा तो परपोषी पादप में विकृतियाँ उत्पन्न होना चालू हो जाती हैं। अब आते हैं हम कि एंथीरिडिया का निर्माण किस तरह से होता है। तो सर्वप्रथम एंथीरिडिया का जो निर्माण है वो एक नर कवक सूत्र के ऊपर होता है। तो नर कवक सूत्र का हाइफी थोड़ा सा ऊपर की ओर उसका सिरा, ऊपरी सिरा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और केंद्रक अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके कारण से ये फूल कर घुमदाकार आकृति में या मुग्धाकार आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से एंथीडियम की जो संरचना है वो इलोंगेटेड मुग्धाकार संरचना होती है, जो कि हल्की सी थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। अब ये जो मुग्धाकार संरचना बन जाती है, ये मुग्धाकार संरचना एक अनुप्रस्थ भित्ति के निर्माण के द्वारा, मतलब जो मुग्धाकार संरचना बनी है उसके नीचे एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और वो शेष माइसीलियम से उसको अलग कर देगी, मतलब हमको अलग दिखाई देगी। इसके बाद जो परिपक्व एंथीरिडियम जब तैयार होगा तो परिपक्व अवस्था में इस एंथीरिडियम या इस पुंधानी के अंदर 6 से 12 केंद्रक ही पाए जाते हैं। इसके अलावा से जो कई सारे केंद्रक इसके बनते समय आए थे, तो वो कई सारे केंद्रक जो सारे हैं वो सारे तो नष्ट नहीं होंगे, 6 से 12 केंद्रक ही रह जाते हैं। अब जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तब इसके अंदर बाकी सारे केंद्रक भी नष्ट हो जाएंगे, केवल एक केंद्रक ही बचेगा जो नर युग्मक की तरह कार्य करेगा। इस प्रकार एंथीरिडियम का निर्माण होता है। अब एंथीरिडियम का निर्माण अंडधानी के बिल्कुल पास में ही होगा, मतलब उसके पार्श्व में ही होगा, यानी कि जो दूसरा माइसीलियम या दूसरा हाइफी जो है जिसके ऊपर की मादा अंडधानी का निर्माण हो रहा है, तो अंडधानी के बिल्कुल पास ही एंथीरिडियम का निर्माण होता है, इसलिए इसको परिजायांगी पुंधानी भी कहते हैं। इस प्रकार एंथीरिडियम का निर्माण हो जाएगा और एक नरयुग्मक परिपक्व अवस्था में केवल एक नरयुग्मक सक्रिय रहेगा। अब अंडधानी का निर्माण किस तरह से होगा, तो अंडधानी के निर्माण में जो जहाँ पर एंथीरिडियम का निर्माण हुआ है उसी के पास का मादा सूत्र, मादा कवक सूत्र का थोड़ा सा ऊपरी सिरा ऊपर उठेगा, और उसके बाद वो फूल कर गोलाकार हो जाएगा, और उसके अंदर कई सारे केंद्रक प्रवेश कर जाएंगे। साइटोप्लाज्म और केंद्रक जब कई सारे उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये फूल कर गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाएगा, तब ये एक ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा शेष कवक सूत्र से
अलग दिखने लगेगा। पूंधानी और अंडधानी दोनों पास पास ही स्थित होंगे, लेकिन दोनों का निर्माण अलग अलग कवक सूत्र पर ही होगा। अब अंडधानी में जो केंद्रक हैं ये अब विभाजित होते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो अंडधानी में जो उपस्थित केंद्रक हैं अब ये विभाजित होने लगते हैं और साइटोप्लाज्म में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। विकास के क्रम में जैसे जैसे अंडधानी का विकास आगे आप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसके केंद्रकीय भाग में अनेक रिक्तिकाएं होती हैं जो आप धीरे धीरे बाद में जाकर आपस में जुड़ जाती हैं और एक पेरिप्लाज्म का निर्माण करती है। अब अंडधानी की संरचना में भीतर की तरफ ऊप्लाज्म होगा और बाहर की तरफ पेरिप्लाज्म होगा, जो कि हम आसानी से हमको दिखाई दे सकता है। दोनों हिस्सों में बराबर बराबर केंद्रक मतलब पेरिप्लाज्म में और ऊप्लाज्म में बराबर मात्रा में केंद्रक पाए जाते हैं। परिद्रव्य के पेरिप्लाज्म या परिद्रव्य के केंद्रक विभाजित होते हैं और इनमें समसूत्री विभाजन के कारण अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और इन जो अनेक केंद्रक पेरिप्लाज्म में बने हैं इसमें से आधे केंद्रक अंडद्रव्य में चले जाते हैं और शेष बचे हुए संतति केंद्रक जो है वो परिद्रव्य में ही रह जाते हैं। अब अंडधानी के विकास के अंतिम चरण में केवल एक ही केंद्रक शेष रहता है, बाकी सारे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ केंद्रक जो है वो परिद्रव्य में आ जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लाज्मा में केवल एक ही केंद्रक रहता है और बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप ये विकास की अवस्थाएं जो है वो चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, एक जो चित्र ए है या इसके अंदर आपको माइसीलियम दिखाई देगा और ये माइसीलियम का ऊपरी सिरा जो है वो ऊपर उठकर अंडधानी और पूंधानी जो अलग अलग माइसीलियम पर बन रही है लेकिन पास पास में ही बनेंगी, दोनों एक दूसरे के पार्श्व में ही स्थित होंगी। और एंथीरिडिया के निर्माण में आप देखेंगे कि ये ऐसी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होगा और जो उगोनिया है वो एक गोलाकार संरचना होगी। इस तरह से ये आप चित्र में भी देख सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पास पास ही होंगे और निषेचन की क्रिया के समय ये आपस में मिलेंगे, तब जाकर इनके अंदर आगे निषेचन की क्रिया हम देख रहे हैं कि किस तरह से होगा निषेचन। तो निषेचन की क्रिया में दोनों एक दूसरे के जब पास होंगे तब इनका जो जहाँ पर जो एक दूसरे से संपर्क में आएगा जो स्थान, वहाँ पर एक अंडधानी के परिपक्व होने के बाद इसके अंदर एक रिसेप्टिव स्पॉट उत्पन्न हो जाता है, रिसेप्टिव पेपिला उत्पन्न हो जाती है और ये रिसेप्टिव पेपिला जो है वो पूंधानी की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ से अब ये जो उभार पूंधानी में उद्दीपन उत्पन्न करता है और उसके पश्चात क्या होगा कि पूंधानी जो है उसकी आंतरिक भित्ति से एक नलिका के समान संरचना विकसित होती है। तो रिसेप्टिव स्पॉट से ये एंथीरिडिया का संपर्क होगा और वहाँ से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलेगी। फर्टिलाइजेशन ट्यूब का मतलब वहाँ की दीवार का विलीन हो जाएगी और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र में ई में देखिए, दोनों एक दूसरे के पास है और संपर्क स्थान पर ये रिसेप्टिव स्पॉट उगोनिया का है। जी चित्र में देखिए आप कि एंथीरिडिया से एक एंथीरिडियम ट्यूब निकली है जो कि ऊप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर रही है। अब ये ऊप्लाज्म में प्रवेश करने के पश्चात इस अंडधानी की जो अंडद्रव्य है इसका वो कणिकामय होता है, इसका साइटोप्लाज्म, और एक सीनोसेंट्रम का निर्माण करता है। ये सीनोसेंट्रम के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो फट जाती है और फटने के बाद इनके अंदर ये जो इसका जो केंद्रक है वो ऊप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऊप्लाज्म में प्रवेश करने के बाद इन दोनों नर केंद्रक और मादा केंद्रक, जैसा कि चित्र एच में दिख रहा है, नर केंद्रक और मादा केंद्रक दोनों पास पास आ जाते हैं और आई में देखिए आप इनका फ्यूज़न हो जाता है और जाइगोट या निषिक्तांड का निर्माण हो जाता है। अब निषिक्तांड के निर्माण के समय यहाँ पर जो ट्यूब बनी हुई है ये ट्यूब धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और सीनोसेंट्रम भी विलुप्त हो जाता है। ये जो सीनोसेंट्रम है ये इसके जो निषिक्तांड बनता है उसके पोषण का
कार्य करता है। अब ये केंद्रक के संलयन के पश्चात जो द्विगुणित निषिक्तांड बना है, आप चित्र जे में देख सकते हैं कि द्विगुणित निषिक्तांड बना और इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली का निर्माण होना चालू हो जाता है। और झिल्ली के निर्माण के साथ ही इस निषिक्तांड के अंदर विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है। प्रथम विभाजन जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके परिणाम स्वरूप निरंतर विभाजन होगा और उसके परिणाम स्वरूप 32 केंद्रक बन जाते हैं। इधर 32 केंद्रक बनने के बाद जो झिल्ली, इसके चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण होगा और ये झिल्ली, इसको कहेंगे हम एक्साइन। 3 स्तरीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। बाहर वाली जो झिल्ली है वो कहलाएगी बाह्य चोल, बाहर वाली झिल्ली जो है वो बाह्य चोल कहलाएगी और ये मोटी गुलिका युक्त होती है या फिर मस्सेदार होती है या फिर जालिकाबद्ध होती है। और इसी के अंदर फिर एक पतली सी झिल्ली होगी जिसको हम इंटाइन कहेंगे या अंतःचोल कहेंगे, ये थोड़ी पतली होती है। एल्बुगो की कुछ प्रजातियों में परिद्रव्य के संकुचित होने के कारण एक मध्य झिल्ली का भी निर्माण होता है जिसको हम मीजोस्पोर कहते हैं। अब ये निषिक्तांड जो है अब स्वतंत्र रूप से अंडधानी की भित्तियों के भीतर पड़ा रहता है और ये परिद्रव्य जो है वो इसको पोषण प्रदान करता रहता है और ये सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। अब परपोषी ऊतक के नष्ट होने के बाद ये स्वतंत्र हो जाता है और मिट्टी में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। आप चित्र के में देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसका अंकुरण किस तरह से होगा, जैसे ही जब परपोषी पादप वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ आती है और परपोषी पादप वहाँ पर लगाए जाते हैं, तब ये अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं। तो उस समय केंद्रक फिर से विभाजित होगा और लगभग 100 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब प्रत्येक जीवद्रव्य में विदलन के द्वारा इन केंद्रकों के आसपास काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है और ये 100 केंद्रकीय जीवद्रव्य खंडों में बट जाते हैं। प्रत्येक जीवद्रव्य खंड वृक्काकार द्विकशाभिकी चल बीजाणु में कायांतरित हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं, मतलब प्रत्येक खंड जो 100 केंद्रक बने हैं, प्रत्येक खंड एक ज़ूस्पोर का निर्माण करता है। इनको हम कहते हैं मियोज़ूस्पोर। ये जल का अवशोषण, अब मियोज़ूस्पोर इतने सारे बनने के बाद अब क्या होगा कि इनकी जो ऊस्फियर है इसकी भित्ति बाह्य चोल फट जाती है पानी का अवशोषण करके और अंतःचोल एक पुटिका के रूप में बाहर निकल आती है और इस पुटिका के अंदर सारे चल बीजाणु आ जाते हैं, जो कि ये पुटिका जल्दी ही विलीन हो जाती है और सारे चल बीजाणु जल में बाहर आ जाते हैं, फ्री रूप से तैरने लग जाते हैं, सभी दिशाओं में तैरने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे थोड़े समय के बाद इनकी कशाभिकाएँ विलुप्त हो जाती हैं, जैसा कि चित्र एल में दिख रहा है। कशाभिकाएँ विलुप्त हो जाती हैं और ये गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं और गोलाकार आकृति ग्रहण करने के बाद इनमें चारों तरफ से एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है और ये चल बीजाणु इनका अंकुरण हो जाता है। जनन नलिका का अंकुरण होने के कारण इनमें जलन नलिका का निर्माण हो जाता है और इस जनन नलिका के द्वारा ये परपोषी पादप में उपस्थित रंध्रों के द्वारा इसके अंदर से प्रवेश करके उस पादप को संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार ये निरंतर इनकी साइकिल चलती रहती है और ये संक्रमण परपोषी पादप पे इस तरह संक्रमण पैदा करते हैं। धन्यवाद।